व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक गर्ल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एपिसोड 30 सीजन 2 का, जो कि नावल आपको पहले ही पता है कि इश्क कीमिया की जो फर्स्ट सीज़न है वो उसको मैंने अवेलेबल कर दिया है गूगल पे, और जो सीज़न 2 है उसके 1 to 26 एपिसोड ऑलरेडी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट 27, 28 और 29 का आप लिंक मुझसे ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 30 एपिसोड। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद कि आप वॉइस ओवर नावल किया करें, वॉइस ओवर नावल किया करें, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको सक्सेस से दीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको इसी तरह वॉइस ओवर नावल दूँगी, ठीक है? तो चलते हैं नावल की जानिब। इश्क कीमिया नावल बाय आंसा चौहान। कभी कभी महसूस होता है लफ्ज़ भी लम्स रखते हैं। कोई बात पढ़कर मुस्कुरा देना और किसी तहरीर पर आंखें नम हो जाना, किसी बात पर दिल का धड़कना, इस बात की दलील है न लफ्ज़ भी लम्स रखते हैं। सब रात गए वापस आए थे। इस वक्त तक सब बड़े उन सब के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ चेहरों पर इश्क का दर्द था तो कोई चेहरा आशिक की आशिकी पर दमक उठा था। सबके सोने का इंतजाम हो चुका था, इसलिए सब सोने के लिए चले गए। हुरिया को तो नींद ने अपने गलबे में ले रखा था, लिहाजा वो और परी वापसी पर काफ़ी जिद करने लगी कि उनको शाह हवेली जाना है। मगर फिर सिबका का ख्याल करती वो लोग सिकंदर हवेली वापस आ गए। सिबा और हूर एक कमरे में सोई थी, जबकि परी अलग कमरे में थी। बाकी तमाम लड़के अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे। नुमान को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने शहर वाले घर के अलावा कहीं सुकून नहीं आता था, इसलिए वो कमरे से निकलकर नीचे लॉन में टहलने लगा। हल्का सा म्यूजिक उसने अपने मोबाइल पर लगाया। हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी, इससे काफ़ी पुरसुकून हुआ, सुकून सा मिला बाहर आकर। वो टहल रहा था जब गैर दिमागी तौर पर उसकी नज़र ऊपर की जानिब उठी, जहाँ हवेली के दूसरे पोर्शन में बालकनी में किसी का साया नजर आया। सिर्फ 2 मिनट लगे थे उसे इस साए को पहचानने में, जो साया उसे अपनी कैद में किए सालों से लिए हुए था। वो लॉन में रखी कुर्सी पर बैठ गया। टांग पर टांग चढ़ाकर वो उस साए को देखे गया। वहाँ अंधेरा था, वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास काफ़ी मुश्किल था, मगर वो नुमान शाह था। उसकी नज़रें चील की तरह तेज थी। वो जानता था वहाँ वही खड़ी है। सिबका को नींद नहीं आ रही थी और फिर आज की गुफ्तगू उसको मज़ीद बेचैन कर गई थी। उसने तहज्जुद अदा की और अब वो हिजाब को चेहरे के गिर्द बांधे हुए और ठंडी हवा को महसूस करती, आंखें बंद करती बालकनी में खड़ी हो गई थी। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसे किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई। जब नज़र नीचे लॉन में बैठे नुमान पर गई, जो उसे ही देख रहा था, वो हल्का सा मुस्कुराए। तुम जाने क्यों मगर इश्क के काबिल लगते हो। सुबह शाह तुम्हें आखिरी सांस तक चाहेगी, वो कहते कमरे में चली गई। सुबह हो चुकी थी, मौसम काफ़ी खुशगवार था। सब खुश होने के साथ उदास भी थे। आज उनके बेटे ने 2 साल के लिए बाहर चले जाना था। साइशा की आंखें भीगी हुई थी। बेटी की जुदाई पहले ही दुखी कर चुकी थी, अब बेटा भी 2 साल के लिए जा रहा था। उसे रोकना चाहती थी, मगर लोगों की मदद होगी इसलिए सोचकर खामोश रही। दाइम इस वक्त नक्शा तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आया। उसने काफ़ी हद तक खुद को कंपोज कर रखा था, वरना सबके उतरे चेहरे देखकर उसका दिल भी बुझा था। और फिर परी की जानिब से मुसलसल इग्नोरेंस उसे अजीब कोफ्त हो रही थी। उसके आते ही सब ने नाश्ता शुरू किया। तमाम मर्द हज़रात के खाने के बाद औरतों ने खाना खाया। उसके बाद सब ने मिलकर चाय पी। तभी वकील साहब का फ़ोन गूंजा। उसने एक्सक्यूज़ करते कॉल उठाई और उठकर उन सब से कुछ दूर जा खड़ा हुआ। जी रहमतुल्लाह, सब ठीक है? उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में बात की। सर, मुझे खबर हुई है कि दूसरे गांव में किसी ने हयात पर सर पर हमला करवाने के लिए कुछ गुंडे जगह जगह छोड़े हैं, लिहाजा आप लोग चौकन्ना रहिएगा। उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में जवाब दिया। साइम की बाहें झुकड़ी। ये कौन हो सकता है? उसने भी आहिस्ता सा कलाम किया। सर, मुझे जिस पर शक है उसका काम तो हयात सर पहले ही तमाम कर चुके हैं, मगर फिर भी पता करवाने की कोशिश करता हूँ कि साजिश के पीछे कौन है। मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारी अगली कॉल का। साइम ने कहते कॉल काट दी। किसकी कॉल का इंतज़ार करना है तुमने? हयात की आवाज़ अपने अकब से सुनकर उसने गर्दन तिरछी की। रहमतुल्लाह की। साइम ने संजीदगी से जवाब दिया और कुछ सोच में पड़ा। क्यों? हयात ने भी सवालिया आईब्रो उचकाते कहा। साइम का संजीदा चेहरा देख उसे ताज्जुब हुआ। आपका तो अब्दुल गोंदर के साथ फैसला तय हो चुका था, फिर वो ये क्यों करेगा? जहाँ तक मुझे शक है वही ये कर सकता है। साइम कुछ सोच में बड़बड़ाया। क्या हुआ? हयात ने फिर से सवाल किया। आधी अधूरी बात समझ नहीं आई थी। रहमतुल्लाह की बात हुई, सारी बात उसे बताई। परेशान मत हो, मैं अपनी हिफाजत कर लूँगा। और जहाँ तक शक की बात है तो दुश्मन हमेशा खुद कुछ नहीं करता, तो उसे किसी के साथ की ज़रूरत होती है या तो फिर किसी को हायर करता है। तुम फिक्र मत करो, मैं जाफ़र से कहकर सारी मालूमात निकलवाता हूँ। उसने सिकंदर के ख़ास आदमी के बारे में कहा, जो अब उसका ख़ास आदमी था। ठीक है,
सिकंदर उसका बाप था और अब उसका जो ख़ास आदमी था वो अब उसके बेटे हयात का भी ख़ास आदमी बन चुका था, ठीक है। साइम ने सर इस बात में हिलाया। फिर वो लोग चेहरे के तासुरात नॉर्मल करते वापस अपनी फैमिली के पास जा बैठे। नुमान अपने मोबाइल पर एक मेल चेक कर रहा था, तभी उसे कॉल आई। अपने बिजनेस राइवल की कॉल देखकर हैरान हुआ, फिर कुछ सोचते हुए कॉल उठाई और बाहर लोन में चला गया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नुमान शाह। दूसरी जानिब से काफ़ी भारी आवाज़ में सलाम किया गया। वालेकुम अस्सलाम। उसने फ़कत सलाम का जवाब दिया। कैसे हैं आप मिस्टर नुमान शाह? अल्हम्दुलिल्लाह। उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। अरे अब तो खुलकर बात कर लें, आखिर को हम अब रिश्तेदार बनने वाले हैं। उसकी बात पर नुमान की भवें सुखनी। जी सिबगा मेरे बेटे ज़ावियार की मंगेज, बस कुछ दिनों में हम उनकी शादी की तारीख लेने आएंगे, फिर हम बिजनेस राइवल से फैमिली बन जाएंगे। उस शख्स के लहजे में मुस्कुराहट थी, मगर इधर नुमान ने मुट्ठी जोर से भींच ली। अपने बेटे को इस काबिल बनाओ कि वो उसके अखराजात उठा सके। पहले तुम अपने बेटे के खर्चे उठाते हो, फिर उसकी बीवी के। बूढ़े हो गए, तुम तकलीफ मत दो अपनी बूढ़ी हड्डियों को। उसने लहजे में चुभन रखते हुए बात की। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रही बात मेरे बेटे की, तो मेरा सब कुछ उसी का तो है। उसे मर्द बनाओ मिस्टर लुधियानवी, वरना उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। उसने फिर से कहा, जिस पर वो गुस्से से कॉल काट दी। अरे ये क्या बात हुई? कॉल नहीं काटनी चाहिए थी। वो हंसते हुए पलटते बोला, पीछे से बस को देखकर थमा। आपको कोई हक नहीं पूछता आप ज़ावियार के बारे में ऐसा कुछ कहें। वो सख्त तासुरात लिए बोली। तुम अपनी चोंच बंद रखो। वो उसकी मुँह से ज़ावियार की तरफदारी सुनकर जल भुन उठा था। क्यों बंद रखूँ? वो मेरे होने वाले शौहर है। वो उसे घूरते हुए बोली थी। शादी से पहले बेवा होने का शौक है तो फिर तुम्हारी मर्जी। वो भी संजीदगी से उसके पास से जाने लगा जब वो उसके फिर से आगे आके खड़ी। आप चाहते क्या है? मसरूफ होते हुए बोली। तुम्हें। वो बोला। फिर अगले इन पल सिबगा का दिल फिर से तोड़ा। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मुझसे दूर रहा करो। क्यों मेरी मोहब्बत की बारी आंखों की बिनाई चली जाती है? सिबगा ने भी चंद लम्हे खामोश रहते गुजार कर कहा, मोहब्बत तो बस महसूस की जाती है। वो झुककर आहिस्ता सा बोला। उसके चेहरे पर आए आंसू को उसने नरमी से अपने अंगूठे से साफ किया, बिना महसूस करवाए। आपके पास दिल नहीं है? वो भीगी आंखों से बोली। है, मगर तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बस संजीदगी से बोला। दूसरी गाल से आंसू साफ किया। मैं बना लूँगी। लब दबाते बोली। तुम क्यों करती हो ऐसे? वो खोए हुए लहजे में बोला। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? वो भीगी आंखों से उसे देखती बोली। इश्क करता हूँ मैं। वो दिल में बोला। नहीं होती मोहब्बत मुझे तुमसे, तो क्या करूँ? वो 2 पल में उसका पीछे तोड़ गया था। वो रोने लगी। यार मैं इसीलिए तुमसे बात नहीं करता। आखिर मोहब्बत के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। मेरी दुनिया आप है, आप क्यों नहीं समझते? वो रोते हिचकियाँ लेती बोली। बस अब उसे कंधे से लगा गया था। उस दौरान सांस भी नहीं लिया था। वो सांस कैसे ले? वो उसके इतने करीब थी। काफ़ी देर रोने के बाद वो पीछे हुई। उन दोनों ने एक दूसरे को छुआ नहीं था, वहाँ बस अपना कंधा दिया था ताकि वो रो ले। याद रखना नुमान शाह, तुम्हें जब मुझसे मोहब्बत हुई ना, उस वक्त मैं भी तुम्हें धुतकार दूंगी। पर वो दम सादर से सुन रहा था। पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगी। वो धमकी के साथ हार भी मान रही थी। औरत का इश्क उसकी मौत के साथ खत्म होता है। मुझे माफ़ कर देना। वो कहते वहाँ से लंबी डाक भरता चला गया। तुम्हारी हर खता माफ। तुम एक बार मेरी तरफ आओ तुझसे मैं वादा करती हूँ सब भुला दूंगी। वो कहते वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ फिर से रोने लगी। न जाने इस इश्क ने मौत का सफर तय करना था या उसकी मंजिल मिल सकेगी। अच्छा जी, अगला लम्हा। टाइम को सी ऑफ करने के बाद साइम कोर्ट चला गया। हयात भी जाफर की ज़रूरी कॉल की वजह से डेरे पर चला गया, जबकि सिकंदर और शायान वापस गाँव आ गए थे। सिकंदर के कहने पर अब कुछ दिन नुमान शाह भी नूरपुर रहने वाला था। नुमान इस वक्त हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर की कैबिन में बैठा था। क्यों सताते हो उसे कि अपनी हालत भी बिगाड़ लेते हो? वो उसकी सुर्ख आंखों का चेकअप करते हुए बोले। क्या करूं, वो पगली है। वो मुंहबंद से मुस्कुराया। अगर कभी इसने इजहार करना बंद कर दिया तो? डॉक्टर ने सरसरी सा सवाल किया। तो मेरी सांसों का तसलसल वक्त से पहले टूट जाएगा, वो बेख्तियार बोला था। तुमने अपनी दवाई नहीं ली रात को? नहीं। क्यों? दिल नहीं चाहता। तुम्हारी दवाई ज़रूरी है, वरना चंद लम्हे जो ज़िंदगी के बाकी हैं वो भी गवा बैठोगे। डॉक्टर ने अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते कहा। डॉक्टर मैं थक गया हूँ, कब तक उसे बिना बात की तकलीफ दूंगा? उसकी आंखें कब नम हुई वो नहीं जानता था। डॉक्टर के कैबिन में डॉक्टर और उसकी मौजूदगी के अलावा एसी की कूलिंग थी। उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। तो बता दो उसे कि नुमान शाह सबका शाह से दीवानों की तरह इश्क करता है। डॉक्टर साहब ने धीमे लहजे में कहा। और उसके बाद आप जानते हैं जब उस दुनिया से चला जाऊंगा तो वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। वो जिस कदर चाहती है मुझे उसे मेरी आदत हो जाएगी। वो सर झुकाकर मदन से बोला। मैं तुम्हें
तुम्हें लगता है कि किसी और से निकाह के लिए ठीक साबित होगा? क्या उसको तुमसे इतने सालों से इश्क की आदत नहीं हुई? हर दुआ में तुम्हें मांगने की आदत नहीं हुई? डॉक्टर ने नर्म लहजे में कहा। नुमान शाह के गले में गिल्टी सी उभरी। मुझे लगता है वो मूव ऑन कर लेगी। उसने झुके सर के साथ कुछ देर बाद मुश्किल ये अल्फाज अदा किए। क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? फिर तो तुमसे भी मूव ऑन कर लेगी जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। नुमान ने डॉक्टर की बात पर उसकी जानिब देखा। देखो शाह, मैं जानता हूँ तुम जिस बीमारी में मुब्तला हो उसमें कुछ वक्त का दरकार होना भी गनीमत है, मगर तुम क्यों उस मासूम को अपनी ज़िंदगी में भी रुला रहे हो और अपने बाद भी रुलाओगे? डॉक्टर की अगली बात पर चंद लम्हे वो सांस रोके बैठा था। फिर एक आंसू बेसाख्ता उसकी आंखों से बहकर गाल पर बिखरा। लब पर पड़ा गए, मगर वो कुछ बोल नहीं पाया। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ मैं जल्द मर जाऊँ। कुछ दिन की मोहलत अब नहीं चाहिए मुझे। वो चेहरे पर हाथ फेरता गहरा सांस लेकर बोला। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है? और अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।